नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर। मैं अमन यादव आप सबका स्वागत करता हूं। तो जहां पे कल हमने महेश बर्णवाल विश्व का भूगोल छोड़ा था, हम लोग आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो शनि ग्रह से हम लोग छोड़े थे, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में सौरमंडल का द्वितीय बृहत्तम तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान पर है। यह एक चमकीला ग्रह है। यह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 29.5 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी विशेषता या रहस्य इसके भूमध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना है। इसके वलयों की संख्या 7 है, जो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये सभी वलय सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। बड़े आकार और उच्च ध्रुवता के कारण शनि ग्रह रात्रि में दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि गैसें उपस्थित हैं। बृहस्पति के समान यह भी विस्तृत बादलों को समाहित किए हुए है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, अतः इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। ठीक है, अगर इसको हम जल में रखेंगे तो यह तैरने लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी संरचना सूर्य के समान है, जिसका आंतरिक भाग 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा 2% भाग तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शनि को गैसों का गोला, स्पेयर ऑफ गैसेस एवं गैलेक्सी के समान ग्रह, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। चलिए आइए देखते हैं सौर परिवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सूर्य है। ठीक है, सूर्य जो है वो अपना घूर्णन की अवधि जो है उसकी 25.40 दिन है और परिभ्रमण की अवधि उसकी 250 मिलियन वर्ष है। द्रव्यमान जो है पृथ्वी परिमाण इक्वल टू 1, तो ये 3,32,000 है। औसत घनत्व जो है वो 1409 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसका 6.96 × 10⁵ किलोमीटर है। ठीक है, अब चलिए बुध के बारे में देख लेते हैं। ये अपना घूर्णन जो है 87.96 दिनों में करता है और परिभ्रमण ये अपना 87.96 दिन में ही करता है। द्रव्यमान जो है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसका 0.055 है और इसका औसत घनत्व जो है 5.5 है। ये भूमध्य रेखीय इसका त्रिज्या जो है 2439 है। अब हम शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। तो यह अपनी घूर्णन जो है 225 दिनों में करता है और अपना परिभ्रमण जो है 224 दिनों में करता है। मुख्य हमें बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत होती है। ये डिटेल आप याद रखें या चाहे ना रखें, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 0.815 है। औसत घनत्व इसका 5.27 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसकी 6052 किलोमीटर है। अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में देखेंगे। तो इसकी उपग्रहों की संख्या 1 होती है, बाकी ऊपर के जितने भी थे उनके उपग्रह नहीं है। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। घूर्णन इसका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में होता है। परिभ्रमण की अवधि इसकी 365.26 दिन है। द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के समान ही होगा, क्योंकि पृथ्वी के समान क्या तुलना की जाए तो ये 1 हो गया। औसत घनत्व इसका 5.515 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसका 6378 है। ये त्रिज्या आपको याद रखनी पड़ेगी, खासकर पृथ्वी की तो याद ही रखनी पड़ेगी, 6378। चलिए आगे हम लोग अब जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो इसकी उपग्रह 2 हैं। ये अपना घूर्णन जो है 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड में करता है।
ये अपना परिभ्रमण जो है 686.98 दिनों में करता है। तो और पृथ्वी के क्या कहते हैं रिस्पेक्ट में इसका जो घनत्व है वो 0.107 है। पृथ्वी के द्रव्यमान जो है पृथ्वी के अनुरूप इसका 0.107 है। इसका औसत घनत्व 3.95 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और इसके क्या कहते हैं भूमध्य रेखी त्रिज्या जो है 3393 किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे बृहस्पति के बारे में। तो इसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है 67। ये अपना घूर्णन जो है 9 घंटा 50 मिनट में करता है और इसकी परिभ्रमण जो पूरा समय है वो 11.862 वर्ष है। इसके क्या कहते हैं पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसका 318 है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा ग्रह है पृथ्वी से। इसका औसत घनत्व जो है वो 1.33 है। इसकी भूमध्य रेखी त्रिज्या भी ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। तो ये 71,390 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह, इसके 62 उपग्रह हैं। इसकी घूर्णन की अवधि 10 घंटा 14 मिनट है और इसके परिभ्रमण का काल 29.456 वर्ष है। इसके क्या कहते हैं पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसका 95 है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका औसत घनत्व जो है वो 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी भूमध्य रेखी त्रिज्या 60,330 किलोमीटर है। अब हम लोग अरुण ग्रह के बारे में देखेंगे। इसकी उपग्रहों की संख्या 27 है और इसकी घूर्णन की अवधि 10 घंटा 48 मिनट है और इसके परिभ्रमण का काल 84 वर्ष है और इस पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसका 14.5 है और औसत घनत्व इसका 1.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भूमध्य रेखी त्रिज्या 25,559 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं अंतिम ग्रह जो कि वरुण है, ठीक है, जिसको नेपच्यून भी कहा जाता है इंग्लिश में। और इसके 14 उपग्रह हैं और इसकी घूर्णन की अवधि 17 घंटा 50 मिनट है और परिभ्रमण काल इसका सबसे ज़्यादा 164 वर्ष है। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसका 17.2 है और इसका घनत्व जो है वो 1.160 है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और भूमध्य रेखी त्रिज्या इसका 24,300 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों कुछ और विशेष जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सही कर दूं। हाँ चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल, ये शनि की बात हो रही है, इस ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और शनि की ही भांति अधिक सघन है। सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होगा ना ये, हाँ यहाँ से होगा। चलिए तब तक हम लोग शनि के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य से जो इसकी दूरी है वो 142.66 करोड़ किलोमीटर है। अक्षीय झुकाव इसका 26 डिग्री 73 मिनट है। घूर्णन की अवधि इसकी 10 घंटा 34 मिनट है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय जो है वो 29.5 वर्ष है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जो घनत्व है वो 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। गुरुत्वाकर्षण इसका 7.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उपग्रहों की संख्या 62 है। इसमें टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है। तापमान जो है इसका 178 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया है। वलयों की संख्या जो है वो 7 है और अन्वेषण मिशन जो इस पर भेजे जाने वाले मिशन है वो कैसिनी मिशन और पायनियर मिशन है। चलिए आगे देख लेते हैं शनि के बारे में और डिटेल। तो चलिए देखते हैं। शनि के 62 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है, ठीक है, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की खोज सन 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं ये भी। यह आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। किसकी बात हो रही है? टाइटन ग्रह की बात हो रही है, जो बुध ग्रह के लगभग बराबर है, जिसका व्यास 5,150 किलोमीटर है। मंगल ग्रह की भांति यह नारंगी रंग का है। यह सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अन्य प्रमुख उपग्रह जो हैं वो मीमांसा, एनसेलेडस, तेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इयोपेटस, एटलस, लापेटस, इंकलेट्स, हेलेन तथा फोबे है। इनमें से फोबे शनि की कक्षा में घूर्णन की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है। फोबे जो है जिस दिशा में शनि करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमता है।
और रिया शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। पहला कौन सा है? पहला टाइटन हो गया सबसे बड़ा, दूसरा रिया हो गया जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद के जो ग्रह हैं, जैसे चलिए अब हम अरुण ग्रह के बारे में देखेंगे जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो ग्रह है उसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण की भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो है 25,559 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 24,973 किलोमीटर है। 24,973 किलोमीटर इसकी ध्रुवीय त्रिज्या है। द्रव्यमान की दृष्टि से यह पृथ्वी से 14.5 गुना बड़ा है। सूर्य से इसकी दूरी 286.96 करोड़ किलोमीटर है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में अरुण को 84.013 वर्ष तथा अपने अक्ष पर परिभ्रमण हेतु 10 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से तथा सूर्यास्त पूर्व से होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चूँकि यह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित है अतः इसका वायुमंडल अति शीतल होगा एवं तापमान -215 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका निम्न घनत्व इस बात को दर्शाता है कि यह हल्के तत्वों से निर्मित होगा। इसकी संरचना में 15% हाइड्रोजन, 60% हीलियम एवं 25% सिलिकेट शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इस ग्रह पर वायुमंडल जो है बृहस्पति और शनि की ही भांति अधिक सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया की प्रमुखता है। दूरदर्शी टेलीस्कोप से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। सूर्य से दूर होने के कारण यह अत्यधिक ठंडा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। शनि की भांति अरुण के चारों ओर भी वलय हैं जिनकी संख्या 10 है। कितनी संख्या है इनमें? 10 है। मतलब अरुण के जो वलय हैं उनकी संख्या 10 है। इनमें से 5 प्रमुख वलय हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ 300 से 400 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं पाई जाती हैं। कितनी? 300 से 400। इतनी हवा पृथ्वी पे चलने लगे तो आदमी ही उड़ जाएगा। चलिए अब हम लोग वरुण ग्रह के बारे में जानेंगे। ठीक है, वरुण ग्रह के बारे में जानेंगे। चलिए, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले ने की थी। सूर्य से सर्वाधिक दूर है ये ग्रह। ठीक है, दूरी जो है वो 4,496 मिलियन किलोमीटर होने के कारण वरुण को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। बेशक सी बात है, दूर होगा, सन की लाइट पहुँचेगी नहीं तो वहाँ पे ठंडा ही होगा। यह 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से घूमते हुए सूर्य की एक परिक्रमा 164.79 वर्ष में पूरा कर लेता है तथा अपने अक्ष पर एक परिक्रमा 17 घंटे 50 मिनट में पूरी करता है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं नेपच्यून के बारे में। इस ग्रह को वायुमंडल अति सघन है जिसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल हैं। साथ ही इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, एथेन आदि गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी सतह का तापमान -218 डिग्री सेल्सियस आंका गया है तथा इसका घनत्व एवं द्रव्यमान अरुण के समान है। इस प्रकार संभव है कि इसकी आंतरिक संरचना भी अरुण के समान ही होगी। इसलिए अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी और वीनस को कहा जाता है, वैसे ही अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि दोनों की संरचना एक ही जैसे है। आगे देख लेते हैं। वरुण के 14 उपग्रह हैं जिनमें से टीटान और मेरिड प्रमुख है। ठीक है, टीटान और मेरिड। इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या 24,764 किलोमीटर और ध्रुवीय त्रिज्या 24,341 किलोमीटर है। आइए देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। केल्ट 9b। ठीक है, केल्ट 9b यह पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में स्थित ब्रह्मांड का सबसे गर्म विशाल गैसीय ग्रह है। केल्ट 9b ग्रह की खोज केल्ट,
ठीक है, इसका फुल फॉर्म किलो डिग्री एक्सट्रीमली लिटिल टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। इस विशाल गैसीय ग्रह का आकार बृहस्पति की तुलना में 2.8 गुना अधिक है, मतलब ये बृहस्पति से भी 2 गुना बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस ग्रह के दिन वाले हिस्से का तापमान 7800 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कि 4326 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, मतलब यहाँ हमारे जैसे लोगों का जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। केल्ट 9b ग्रह एक विशालकाय तारे केल्ट 9 की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह अपने तारे के इतना निकट है कि इसकी परिक्रमा मात्र 1.5 दिन में ही पूरी कर लेता है। केल्ट 9 तारा मात्र 300 मिलियन वर्ष पुराना है, जो कि युवा तारे की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ग्रह परीक्षा उपयोगी तथ्य। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ परीक्षा उपयोगी तथ्य, इसको जान लेते हैं। देखिए सूर्य से निकटतम जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह हो गया। पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो है शुक्र ग्रह हो गया, मतलब सूर्य से बुध है, पृथ्वी से निकटतम शुक्र है। सर्वाधिक गर्म वाला शुक्र हो गया। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह जो है वरुण ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध ग्रह है। और सर्वाधिक घनत्व वाला जो है वो पृथ्वी हो गया। सर्वाधिक चमकीला शुक्र ग्रह है। और लाल ग्रह की श्रेणी में आपका मंगल ग्रह आता है। और भोर का तारा आपके शुक्र ग्रह को कहते हैं, शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए, हाँ आगे देख लीजिए। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह जो है वलय युक्त ग्रह शनि व अरुण को कहा जाता है। अरुण, ठीक है, शनि व अरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह जो है वरुण है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह आपका बुध हो गया। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है बृहस्पति है। और हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह आपका अरुण ग्रह हो गया। और धुरी पर सर्वाधिक परिभ्रमण गति वाला ग्रह जो है आपका बृहस्पति हो गया। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह जो है आपका शुक्र है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे समान परिभ्रमण व परिक्रमण अवधि वाला ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह आपका मंगल ग्रह हो गया। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला जो ग्रह है वो मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह बुध व शुक्र है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह जो है अरुण है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। 26वां पॉइंट देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वह अरुण है आपका। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे जान लेते हैं अगले ग्रह के बारे में, जिसको यम, कुबेर या प्लूटो भी कहते हैं। आप इसकी कहानी जानते ही होंगे। इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। प्लूटो पृथ्वी से 2750 मिलियन किलोमीटर और सूर्य से 5900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका आकार पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा है। सूर्य के चारों ओर इसे एक परिक्रमा करने में 248 वर्ष लगते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यम या कुबेर की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी तथा इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। परंतु 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग नगर में हुए इंटरनेशनल एसोसिएशन यूनियन के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रहों का दर्जा समाप्त कर दिया था तथा IAU ने प्लूटो को नया नाम 134-340 रखा है। ठीक है, 134-340 रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस सम्मेलन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व रखने योग्य विशाल व गोलाकार हो वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, ग्रहों की श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही इसकी कक्षा निकट ग्रह के रास्ते में नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये ग्रहों की
क्या कहते हैं, डेफिनेशन है, परिभाषा है ये ग्रहों की। अब देखते हैं प्लूटो कैसे इसको क्या कहते हैं वायलेट करता है। तो देखिए पहला इसमें दिया है कि आकार में ये पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, मतलब वृत्त के आकार में नहीं था। तीसरा, वरुण ग्रह की कक्षा को ये काटता था, ठीक है। वरुण ग्रह जो आखिरी ग्रह था, जो अभी इसमें आखिरी ग्रह है, उसकी कक्षा को ये काटता था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राग सम्मेलन में प्लूटो के साथी चेरॉन, सेरस और इरिस, जिसको साइंटिफिक नाम जो है उसका 2003 यूबी 313 जेना को ग्रह मानने के विचार को भी अस्वीकृत कर दिया। मतलब प्लूटो के साथ ही चेरान, सेरस, इरिस जो ग्रह हैं उनको मानने का विचार भी अस्वीकृत कर दिया गया और नई परिभाषा में इन पिंडों को बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया। इस प्रकार अब सौरमंडल में केवल 8 ग्रह रह गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। नासा द्वारा सौर प्रणाली की बाह्य सीमाओं पर अवस्थित ड्वार्फ ग्रह प्लूटो तथा इसके चंद्रमाओं एवं शुद्ध ग्रह बहुल क्षेत्र कुइपर बेल्ट के अध्ययन हेतु भेजा गया अंतरिक्ष यान अन्वेषण यान न्यू होराइजन्स जुलाई 2015 में अपनी यात्रा पूरी कर प्लूटो के निकट पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं। यह प्लूटो और इसके 5 चंद्रमाओं या उपग्रह शेरान, हाइड्रा, निक्स, कार्बेरोस और स्टाइक्स, ये जो है प्लूटो के उपग्रह का अन्वेषण कर आंकड़े और चित्र पृथ्वी पर संप्रेषित कर रहा है। शेरान इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। शेरान जो है प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए आगे देख लेते हैं। सौरमंडल में सभी ग्रहों का औसत तापमान देखेंगे तो बुध का औसत तापमान जो है वो 452 केल्विन होता है, दिन में 350 होता है, रात्रि में 176 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र का देख लेते हैं 726 डिग्री केल्विन है, ठीक है। इसका तापमान सेल्सियस में 475 है। पृथ्वी का जो है 260 से 310 केल्विन तक ही रहता है और रात्रि में जो पृथ्वी का तापमान रहता है वो 15 डिग्री सेल्सियस के रहता है, ठीक है। मंगल का जो तापमान है वो 150 से 310 केल्विन है और रात्रि में जो है -22 डिग्री सेल्सियस है। देखिए दोस्तों यहाँ वाला जो तापमान होगा ये आपका केल्विन में होगा, यहाँ वाला सेल्सियस में होगा, ठीक है। बृहस्पति का जो रहता है वो 120 केल्विन रहता है और सेल्सियस में -123 रहता है। शनि का जो है वो 88 डिग्री केल्विन रहेगा और सेल्सियस में -180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अरुण ग्रह का जो है वो 59 डिग्री केल्विन और सेल्सियस में -218 डिग्री सेल्सियस। वरुण का 48 डिग्री केल्विन और क्या कहते हैं सेल्सियस में -228 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तब तक हम लोग जानेंगे उपग्रहों के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो ऐसे ही और भी जितने भी ग्रह हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति इनको भी अपनी चमक नहीं होती, अतः यह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ग्रहों के समान इनकी भी प्रकाश नहीं होती, इसलिए सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ भी परवलयाकार, ठीक है, पैराबोलिक होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति के बारे में देख लेंगे जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है। देखिए बुध के पास एक भी ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिखा है। शुक्र के पास भी नहीं है, 0 लिखा है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, यहाँ 1। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं। शनि के पास 62, अरुण के पास 27 और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। चलिए आगे देख लेते हैं मून के बारे में। चंद्रमा की सतह और इसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जो चंद्रमा के सतह की अध्ययन करता है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तथा बादल भी नहीं दिखते हैं। इसके आंतरिक भाग ठंडा है।
इसके ऊपर अनेक ज्वालामुखी और उससे बने क्रेटर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्स पर्वत, जिसकी हाइट जो है 35,000 फीट मतलब 10,668 मीटर, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी कर लेता है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी कर लेता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर 2286 मील प्रति घंटे की गति से एक परिक्रमा पूरी करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हम पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57% भाग को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। चंद्रमा पर दिन और रात तो होते हैं, परंतु इसकी अवधि पृथ्वी की एक सप्ताह के बराबर होती है। देख सकते हैं कि कितना लंबा गैप है कि एक सप्ताह के बराबर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। चांद पर काले धब्बे वाले क्षेत्र, धूल के मैदान को शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। यह चंद्रमा का पृष्ठ भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के इसी भाग पर प्रथम मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को उतारा गया था, जिसे नील आर्मस्ट्रांग या एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। ये दो साइंटिस्ट उतरे थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ब्रज एल्ड्रिन। हम लोग तो ज़्यादातर नील आर्मस्ट्रांग को ही जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं अब हम लोग। तो अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाई गई चट्टानों के अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चूँकि चंद्रमा पर वलयाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है। ठीक है, कभी पास आ जाता है तो ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, सुपर मून अब हम पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मून के कई प्रकार, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून। ठीक है, तो पहले हम लोग सुपर मून के बारे में देखेंगे कि तो वह स्थिति है जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा एलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है, तो इससे पेरिजी फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, इसमें चंद्रमा 14% बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। सुपर मून शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी खगोलविद रिचर्ड नोले द्वारा वर्ष 1979 में प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2015 को विश्व के अनेक भागों में सुपर मून चंद्र ग्रहण की परिघटना देखी गई, जिसमें सुपर मून व चंद्र ग्रहण दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। ऐसा सन 1982 के बाद पहली बार हुआ। 14 नवंबर 2016 को सुपर मून परिघटना पुनः घटित हुई। अब ऐसा संयोग 25 नवंबर 2034 को बनेगा, तो हमें 2034 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, देखने के लिए। अब हम ब्लू मून के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। कि एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, अगर 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है ब्लू मून कहलाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के मध्य के अंतराल का 31 दिनों से कम होना है। ऐसा हर 2-3 वर्ष पर एक बार होता रहता है। जनवरी 2 व 31 2018 में ब्लू मून की स्थिति देखी गई थी। दोस्तों ये किताब जो है 2018 के वर्जन की है, इसलिए इसमें जितनी भी अधिकतर डिटेल है वो 2018 या उससे पहले की दी गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। अब हम लोग ब्लू मून ईयर के बारे में देखेंगे। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो इसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं ब्लड मून के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है और इसे ही ब्लड मून, रक्त चंद्र कहा जाता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों लूनर टेट्राड को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है।
4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को टेट्राड भी कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ परिघटना है। आइए आगे देख लेते हैं सुपर ब्लू ब्लड मून। 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की खगोलीय घटना एक साथ देखी गई, इसलिए इसे सुपर ब्लड मून भी कहा जाता है। वैसे ये आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ये डेटा पुराना हो चुका है और अभी हाल ही में अगर कोई एग्ज़ाम होगा पीसीएस का, आईएएस का या आरआरबी ग्रुप, एनटीपीसी ग्रुप डी, उनमें ये नहीं पूछा जाएगा। बस बशर्ते आपको पूरा याद रखना है कि क्या चीज़ होता है। देखिए, अब चंद्रयान 1 के बारे में अब हम जानेंगे। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C11 के माध्यम से चंद्रयान 1 को चंद्रमा की कक्षा में 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक स्थापित किया। चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रयान पर नज़र रखने हेतु बयालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई। इसे वर्ष 2012 में लैंड रोवर उपकरण की सहायता से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थित क्रेटर पर हाइड्रोकार्बन उपस्थित होने की पुष्टि हुई है। चलिए चंद्रयान 2 के बारे में देख लेते हैं, जो भेजा गया था और थोड़ा असफल रह गया, पर हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयास किया। भारत के दूसरे चंद्र मिशन के अंतर्गत आने वाले कुछ वर्षों में चंद्रमा पर चंद्रयान 2 को उतारने की योजना है। दूसरे चंद्र अभियान से चंद्रमा पर जीवन के लक्षण और इसकी संभावनाओं का पता लगाने में सहायता मिलेगी। भारत के इसरो व रूस के रासकास्मोस ने संयुक्त रूप से 16 अगस्त 2009 को चंद्रयान 2 का डिजाइन तैयार किया था, परंतु चंद्रयान 2 को पूर्णतः स्वदेशी उपकरणों से निर्मित कर प्रक्षेपण करने की योजना है। जो भेजा भी किया था, बस कुछ ही दूरी से क्या कहते हैं वो टकरा गया था। तो चलिए कोई नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे वीनस उपग्रह के बारे में। ठीक है, यहाँ वीनस उपग्रह की बात की जा रही है। ठीक है, वीनस के बारे में जानेंगे। तो यह वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ऑन अ न्यू माइक्रो सैटेलाइट एक माइक्रो उपग्रह है जिसका वजन मात्र 265 किलोग्राम है। अगला पॉइंट, इस उपग्रह को इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। वीनस उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की वनस्पतियों का निगरानी करेगा। ठीक है, वनस्पतियों की निगरानी के लिए एक उपग्रह बनाया गया है। वीनस एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से युक्त है जो ऐसी सूक्ष्म वस्तुओं के चित्र लेने में भी सक्षम है जो मानवीय आंखों द्वारा देखी नहीं जा सकती। चलिए आगे देख लेते हैं। इस मिशन के अंतर्गत वेगा रॉकेट द्वारा इटली के उपग्रह ऑफसेट 3000 को भी प्रक्षेपित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं लघु उपग्रहों, क्षुद्र या अवान्तर ग्रह एस्टेरॉइड के बारे में देखेंगे अब हम लोग। चलिए देख लेते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त जैसे लोनार झील महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लोनार झील। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं ट्रोजन्स के बारे में बॉक्स में। तो ट्रोजन वे क्षुद्र ग्रह हैं जो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रहों के लगातार साथी बने रहते हैं। ये ग्रह के सामने या पीछे 60 डिग्री पर स्थित बिंदु पर सापेक्ष रूप से स्थिर बने रहते हैं। चूँकि ये हमेशा एक ही कक्षा में लगातार आगे या पीछे चलते रहते हैं, इसलिए ये कभी भी अपने साथी ग्रह से नहीं टकराते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख लेते हैं। सौरमंडल में 6 ग्रह ऐसे हैं जिनकी कक्षाओं में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं। बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी। यही 6 ग्रह हैं जो ट्रोजन को लेके घूम रहे हैं या ट्रोजन के साथ घूम रहे हैं। चलिए आगे एक और पॉइंट देख लेते हैं। नासा ने 12 अप्रैल 2015 को अंतरिक्ष में स्थित एक क्षुद्र ग्रह 316-201, ये इनका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों, ठीक है, का नाम मलाला यूसुफजई के नाम पे रखा था, जो बहुत क्या कहते हैं कल्याण के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया था। मलाला यूसुफजई ने महिलाओं के लिए पाकिस्तान में, उन्हीं के नाम पर इस ग्रह की नाम रखा गया है। 2015 में नासा ने किसी ग्रह को खोजा है। आगे देख लेते हैं। सन 1890 तक 300 छोटे ग्रह
हाँ खोजे जा चुके थे। इनमें से परिभ्रमणीय तत्व भी सम्मिलित थे। इन्हीं छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पालस 538 एवं फोरवेस्टा 549 किलोमीटर अन्य दो बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। आगे देख लेते हैं इसी में। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। चलिए आइए डार्ट के बारे में जानेंगे। डार्ट क्या चीज़ है? तो पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नासा एक ऐसे मिशन को विकसित कर रहा है जो पृथ्वी के निकट आते हुए क्षुद्र ग्रह के मार्ग को इस प्रकार परिवर्तित कर देगा कि वह पृथ्वी से न टकराने पाए। इस मिशन का नाम क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका फुल फॉर्म डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डार्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख लेते हैं डार्ट के बारे में। डार्ट को जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य डीडी मास ग्रीक भाषा का शाब्दिक अर्थ जुड़वा। ठीक है, डीडी मास ग्रीक भाषा का शाब्दिक अर्थ जुड़वा नामक एक क्षुद्र ग्रह है जो अक्टूबर 2022 से 2024 में पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। आइए आगे पॉइंट को देख लेते हैं अब हम लोग। तो यह नासा का पहला मिशन होगा जिसमें क्षुद्र ग्रह की कक्षा में बदलाव करना शामिल है। डार्ट गतिज ऊर्जा आघात तकनीक काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक पर काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 21 सितंबर 2018 को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा द्वारा संचालित मानव रहित हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान की सहायता से ryugu नामक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड पर 2 रोबोटिक रोवरों को उतारा गया। किसी क्षुद्र ग्रह पर रोबोटिक रोवर उतारने वाला जापान विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग पुच्छल तारे या धूमकेतु के बारे में देखेंगे। तो यह आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुच्छल तारे कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनका तापमान बढ़ने के कारण इनकी गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान निर्मित होती हैं। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर तक लंबी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। जब पुच्छल तारे सूर्य के नज़दीक सबसे कम दूरी पर पहुंचते हैं तो सूर्य की तीव्र ऊष्मा और ज्वारीय बल के कारण अपने कुछ पदार्थ खो देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अपने कुछ पदार्थ खो देते हैं, परिणामतः या तो ये समाप्त हो जाते हैं या शूमेकर की तरह विखंडित हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसी में। खगोल शास्त्री के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी इनके लौटने का समय निश्चित होता है। ठीक है, अब धूमकेतु की संरचना के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली जाए तो नाभि, कोमा और पूंछ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। धूमकेतु मुख्यतः कुइपर बेल्ट एवं डार्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा कामेट बिना पूंछ का होता है। पुच्छल तारे के शीर्ष को कोमा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। पुच्छल तारे को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है दीर्घ अवधि के पुच्छल तारे धूल कणों से युक्त। लघु अवधि के पुच्छल तारे विद्युत आवेश युक्त पुच्छल तारे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के पुच्छल तारों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कण से युक्त आयनाइज्ड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बलों के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में होती है और सौर पवन के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त पुच्छ सूर्य से विभिन्न विकिरण के दबाव से आगे बढ़ती है। देखिए इसको आप समझने का प्रयास ज़्यादा मत करिए क्योंकि इसमें साइंटिफिक चीज़ें काफ़ी हैं। इसको आप डायरेक्ट याद ही कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। लघु अवधि के पुच्छल तारे एक निश्चित अवधि के बाद पुनः दिखाई देते हैं।
दीर्घ अवधि के पुच्छल तारे लॉन्ग पीरियड कॉमेट 70 से 90 वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। चलिए आइए कुछ प्रमुख पुच्छल तारों के बारे में देख लिया जाए। तो इसमें हैली पुच्छल तारा जो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, भी इन्हीं में से एक है जिसका परिभ्रमण काल 76 वर्ष का होता है। इस प्रकार यह 76 वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार 1986 में देखा गया था, अगली बार 2062 में देखा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हेली-बाब पुच्छल तारा 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल न्यू मैक्सिको और थॉमस बाब एरिजोना ने की थी। दोनों खोजकर्ताओं के नाम के अंतिम अक्षर हेल और बाब को मिलाकर इस पुच्छल तारे का नामकरण किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह पुच्छल तारा चमक में हेली की अपेक्षा 1000 गुना अधिक था, जबकि दोनों की दूरियां लगभग समान थी। शूमेकर पुच्छल तारा 6 मील लंबा था, जो बाद में 22 टुकड़ों में विखंडित हो गया और यह घटना 1000 वर्ष में एक बार घटित होती है। चलिए अंतिम पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर का, उल्काश्म या उल्कापिंड। तो उल्काश्म अथवा उल्कापिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं। अंतरिक्ष में ये 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमते हैं तथा कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। धूल व गैस निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। इसलिए इन्हें टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। नवंबर 2007 में खगोलविदों ने इसे लियोनीड की संज्ञा प्रदान की है। अंतरिक्ष में 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से परवलयाकार मार्ग में गतिशील उल्का को उल्का परमाणु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सामान्य रूप से उल्का परमाणु 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर उल्का बन जाता है। उल्का बनने की सर्वोच्च ऊंचाई 130 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते लगभग सभी उल्का घर्षित होकर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब उल्का जलकर नष्ट न होकर एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है तब उसे उल्का पिंड या उल्काश्म कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा चेस्ट है, जो नाम्बिया के ग्रूट फोंटीन के पास पाया गया है। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले उल्का का अवशिष्ट गोला ग्लासी पदार्थ टेक्साइट वाला कहलाता है। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं इसी के बारे में, मीटेरोइड के बारे में। पृथ्वी के धरातल पर भारी उल्का पिंडों के गिरने से उल्कापाती क्रेटर का निर्माण हुआ है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में विंसलो के पास बैरिगर क्रेटर विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कापाती क्रेटर है। भारत में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील भी एक उल्कापाती क्रेटर झील का उदाहरण है, जिसका व्यास 1.5 किलोमीटर तथा गहराई 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है। लोनार झील बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए लास्ट ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम लोग कल से महेश बंडवाल के आगे के चैप्टरों को पढ़ेंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।